नमस्कार दोस्तों, जेबी स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो एनटीए यूजीसी नेट पेपर 1 यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का प्रैक्टिस सेट 93 लेकर हाजिर है। हमारा उद्देश्य है आपकी बार नेट जेआरएफ। तो फ्रेंड्स, हमने एक इतिहास की प्रतियोगिता रखी है जिनमें टेस्ट पास करने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको निःशुल्क कोर्स ज्वाइन कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन फीस केवल मात्र 20 रुपये है और टेस्ट 10 जुलाई को 12 बजे होगा। तो फ्रेंड्स, हमने अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करिए, जिससे कोई आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले में इसके वीडियो लाइक और शेयर। दोस्तों, हमने क्या कहते हैं टेलीग्राम चैनल भी जो है लॉन्च कर दिया है, जेबी स्टडी पॉइंट का नाम का, ठीक है, जहां पर हम सवाल कराते रहते हैं पेपर 1 का और हिस्ट्री का, ठीक है। तो सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो फ्रेंड्स, हमारा ऐप ये वाला है जहां पर आप हमारे जेबी स्टडी पॉइंट की तरफ से पेपर 1 की निःशुल्क क्लास कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा हो तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हिस्ट्री के टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, निःशुल्क है। तो फ्रेंड्स, ये वाला ऐप डाउनलोड कीजिएगा। इतिहास की प्रतियोगिता चल रही है हमारी और हमारे कोर्स हैं। 1 साल का कोर्स हमारा हिस्ट्री का 5000 का है, 6 महीने का 3000 का है और पेपर जो 1 मंथ का 800 रुपये का है और 3 मंथ का 1500 का है और असिस्टेंट प्रोफेसर का 3000 का है, टीजीटी पीजीटी 2000 का है और 2 साल का जो कोर्स है हमारा वो 7000 रुपये का है। तो अगर इनको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट के माध्यम से टेस्ट पास करिए और आप इन सभी में से किसी में भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का सवाल। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा। पार्वती कुमारी जी, गुड इवनिंग, वेलकम। तो पहला सवाल और आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा कमेंट करने के लिए, 20 सेकंड का, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। सवाल है, निम्नलिखित में से किस शिक्षण स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद माने कि फर्क करने का अवसर प्राप्त होता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। यानी कि टीचिंग के 3 स्तर होते हैं। अधिगमकर्ता मतलब होता है स्टूडेंट जो सीख रहा है। टीचिंग के 3 स्तर होते हैं, ठीक है। स्मृति स्तर, अवबोध स्तर और विमर्शी चिंतन स्तर, ये जो है 3 स्तर होते हैं। तो किस स्तर में अधिगमकर्ता को अवधारणाओं के सकारात्मक दृष्टांतों के बीच विभेद यानी कि फर्क करने का अवसर प्राप्त होता है? 4 ऑप्शन है आपके सामने। स्मृति स्तर या मेमोरी स्तर, अवबोध स्तर या अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या विमर्शी चिंतन लेवल, या ऑप्शन नंबर 4 ऑटोनोमस डेवलपमेंट लेवल या स्वायत्त विकास स्तर। वैशाली जी, गुड इवनिंग, वेलकम आपका। दिनेश गुजर जी, गुड इवनिंग, वेलकम। आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। जब विद्यार्थी ये फर्क करने लगता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, दोस्तों उस लेवल को बोलते हैं समझदारी का लेवल, ठीक है। तो इस 4 ऑप्शन में से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडरस्टैंड लेवल या अवबोध स्तर। अवबोध स्तर स्मृति और दृष्टिकोण को बताता है जो विद्यार्थियों में तथ्यों, सिद्धांतों या सामान्य स्थितियों को समझने योग्य बनाता है। अतः अधिगमकर्ता यानी कि जो सीख रहा है विद्यार्थी है, अवधारणाओं के सकारात्मक व नकारात्मक दृष्टांतों के बीच क्या कर पाता है? विभेद कर पाता है या फर्क कर पाता है। सही क्या है, गलत क्या है, कौन सा पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, ठीक है। रिसर्च स्टडी पॉइंट जी, वेलकम।
दूसरा सवाल क्वेश्चन नंबर 2 हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 2 है और सभी सवाल में आपको 20 सेकंड का समय कमेंट करने के लिए दिया जाएगा। तो ध्यान रखना, हम टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं, दूसरा अपना टेस्ट, जिसमें आपको जुलाई में फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा कोर्स ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो 4 ऑप्शन है इसमें, संरचना या स्ट्रक्चर, अनुदेशनात्मक विविधता या इंस्ट्रक्शनल वेराइटीज, तीसरा अधिगम प्रक्रिया में संलिप्तता और चौथा है विशेष परीक्षा या प्रोबिंग। बीस सेकेंड है आपको कमेंट करने के लिए। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, उसको बोलते हैं विशेष परीक्षा, ठीक है, या प्रोबिंग बोलते हैं उसको। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी। शिवाजी, गुड इवनिंग, वेलकम आपका। शिक्षण के दौरान किसी शिक्षक के वे कथन जो विद्यार्थियों को स्वयं या दूसरे के किसी स्तर और उत्तर को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, सहयोगी व्यवहार के अंतर्गत आता है, जिसे विशेष परीक्षा द्वारा वर्णित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, कुछ बड़ा सवाल है ये वाला, इसमें 30 सेकंड मिलेंगे आपको। सवाल है, एक प्रभावी शिक्षक, एक इफेक्टिव टीचर बनने की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? सवाल को समझिएगा, आपको 30 सेकंड है कमेंट करने के लिए। इसमें पहला है नियंत्रण बिंदु, संप्रेषणीयता, प्रबंधन और निगरानी, शिक्षक का उत्साह है, और 5वां है मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। तो आपको बताना है कौन सा कथन सही है। आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो एक प्रभावी शिक्षक बनने की क्षमता के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसी अभिवृत्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा? अभिवृत्ति, एटीट्यूड, और धारणा का मतलब होता है बिलीव्स। व्यवहारगत, बिहेवियरल। तो फ्रेंड, तीसरे सवाल में इसमें दूसरा ठीक हो जाएगा, संप्रेषणीयता, और तीसरा प्रबंधन और निगरानी, और 5वां मूल्यांकन और फीडबैक मुहैया कराना। इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है शिक्षक का उत्साह उसको प्रभावी बनाए, जरूरी नहीं है वो कंट्रोल करे हर चीज पर तब प्रभावी बनेगा। ठीक है, सक्षमता वह प्रयास है जो शिक्षक अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाता है। एक शिक्षक या विद्यार्थी या दोनों को स्वयं के विकास में कई पहलुओं में, जैसे व्यवहार, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, मूल्य, वैल्यू, विश्वास,
बिलीव इत्यादि द्वारा सहायता प्रदान करता है। यहाँ एक प्रभावी शिक्षक बनने की सक्षमता निम्नलिखित अभिव्यक्ति और धारणाओं के बजाय व्यवहारगत कहा जाएगा। उत्तम संप्रेषण कौशल, यानी कि जो बातचीत करने की जो क्षमता है वो उच्च होनी चाहिए। ठीक है। विद्यार्थियों के व्यवहार और अधिगम का प्रबंधन और निगरानी, विद्यार्थी के व्यवहार अच्छा चल रहा है या बच्चा गलत रास्ते पर चल रहा है, कैसा पढ़ रहा है बच्चा, समय समय पर मूल्यांकन और प्रतिपुष्टि प्रदान करना चाहिए। चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, उच्च शिक्षण संस्थाओं में प्रयोग में लाई जाने वाली अध्यापक विधियों की निम्नलिखित सूची में से उन विधियों की पहचान करें जो अधिगमकर्ता केंद्रित होती है। अधिगमकर्ता मतलब कि छात्र केंद्रित। तो कौन कौन सी जो विधियां हैं वो छात्र केंद्रित होती हैं। ठीक है। आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है, कमेंट कर सकते हैं आप। तो पहला कथन है परियोजना कार्य, दूसरा चौक एंड टॉक, तीसरा दृश्य श्रव्य माध्यम के साथ व्याख्यान देना, चौथा है कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, पांचवा अनुरूपण और भूमिका निर्वाह। सवाल ऐसे ही आते हैं नेट एग्जाम में, लेवल वही है। मजुद्दीन जी, अर्चना तिवारी जी, सबका वेलकम है, और जो भी क्लास को कर रहे हैं सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। दोस्तों ऐसे ही हमारे क्लास करने के लिए आपको हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड करना होगा, और आपके सामने ही जो है स्टडी मटेरियल होगा, वहां पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे फ्री में, और आपको टेस्ट भी दे सकते हो फ्री में। सब बहुत कुछ आपको फ्री में दे रखा है हमने ऐप के माध्यम से। ठीक है। अगर आप हमारा कोर्स पूरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, और हमने टेस्ट भी करा रखा है दोस्तों, 10 जुलाई को होगा, उसमें पास होने वाले बच्चे हमारे कोर्स को फ्री ज्वाइन कर सकते हैं। तो चौथा जो क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, चौथा जो क्वेश्चन है उसमें चौथा कंप्यूटर की सहायता से शिक्षण, और ऑप्शन नंबर 5 अनुरूपण और भूमिका निर्वाह, इसके माध्यम से आप इनकी जो है अधिगम करता छात्र द्वारा ये केंद्रित होती हैं। ठीक है। छात्र द्वारा, छात्र खुद सीखते हैं। ठीक है भाई, आप परियोजना कर दो, परियोजना में क्या होगा, आप बच्चों को खुद बताओगे, यानी कि जो परियोजना होगी वो टीचर बच्चों को खुद बताएगा, यानी कि वो टीचर केंद्रित हो गया। चौक एंड टॉक, अब आप ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल करोगे तब भी आप पर बच्चा डिपेंड होगा, ना कि बच्चा खुद करेगा। ठीक है। और तीसरा भी श्रव्य दृश्य, यानी कि दृश्य माने देखना और सुनना। भाई आप टेप रिकॉर्डर का प्रयोग करोगे तो आप जो बोल रहा है उसको उसका केंद्रित होगा। तो ये चौथा पांचवा है, इसके माध्यम से बच्चा खुद जो है करके सीखता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियों का विकास छात्रों या विद्यार्थियों की जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है। कुछ अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण विधियां निम्न हैं: अभी हस्तांकित कार्य, क्रमानुदेशित कार्य, कंप्यूटर की सहायता से शिक्षा, मुक्त अधिगम और अनुरूपण और भूमिका निर्वाह विधि। पांचवा सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, सूची फर्स्ट में मूल्यांकन के रूप, सेकंड में विवरण। तो सूची फर्स्ट देखते हैं, निर्माणात्मक मूल्यांकन, सेकंड है संकलनात्मक मूल्यांकन, तीसरा है निकष संदर्भित परीक्षण, और चौथा है मानक संदर्भित परीक्षण। देखो सवाल का लेवल हाई है, आप मानो या ना मानो सवाल ऐसे ही आते हैं। भाई आप कहने लगो कि भाई सवाल कुछ अटपटे हैं,
देखो सवाल अगर हम हल्के लाएंगे और पेपर में आपके सामने हार्ड आ गए तो कैसे करोगे, दिक्कत यही है हमारे सामने। ऐसा नहीं भाई हम अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो कि आपको हल्के हल्के सवाल ले आए और यहाँ पर आप करते जाओ और जब आप पेपर में बैठो आप पर कुछ नहीं हो। तो देखो हम धोखे में रखने वाली काम नहीं करते। अगर आपको अच्छे सवालों से सामना कराएंगे तो दोस्तों जरूर जो है आपके सफल होने के चांस बढ़ जाएंगे। सूची सेकंड में है, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। सेकंड में आधिपत्य सूचक मानक। थर्ड में इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। और नंबर चौथा है इसमें सेकंड में इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। देखो सवाल हमारे चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हम प्रैक्टिस सेट ले रहे हो तो सवाल हमारे बिल्कुल बेस्ट लेवल के होते हैं। चाहे हमारे डेमो क्लास चल रही सही, ठीक है, चाहे हमारी लाइव क्लास चल रही हो, चाहे हमारी कोर्स में क्लास चल रही हो, हम अपने सवालों का स्तर नहीं गिराते। यानी कि बच्चों को लालच नहीं देते कि भाई ऐसे अगर आप ज्यादा सॉल्व अच्छे कर रहे हो तो हमारे कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो हम जो कोर्स में कराते हैं वही हम डेमो क्लास में कराते हैं। तो फ्रेंड्स सूची फर्स्ट में देखते हैं। सूची फर्स्ट में निर्माणात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, ये वाला। निर्माणात्मक मूल्यांकन में क्या होता है, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। सेकंड में है संकलनात्मक मूल्यांकन, ठीक है, इसका होता है ऑप्शन नंबर 4, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। सूची फर्स्ट में तीसरा देखते हैं, निकष संदर्भित परीक्षण, इसका होता है आधिपत्य सूचक मानक। और ऑप्शन नंबर 4 है, इसका हो जाएगा फर्स्ट, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता और आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। निर्माणात्मक मूल्यांकन, इसके प्रयोग का प्रयोजन सुधार की गुंजाइश और संभाव्यता की पहचान करने के लिए होता है। संकलनात्मक मूल्यांकन, इसका प्रयोजन अधिगम स्तर आंकना होता है। निकष संदर्भित परीक्षण, आधिपत्य सूचक मानक मानक संदर्भित परीक्षण, रिपोर्टिंग के लिए प्रतिशतता आधारित रैंक और मानक प्राप्तांक का प्रयोग किया जाए। बहुत ही शानदार सवाल है ये। क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है। टीएल मॉडल क्या है? टीएल मॉडल आपके सामने 4 ऑप्शन है और आपको 20 सेकंड का समय कमेंट करने के लिए दिया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखो सवालों से डरिए मत, बिल्कुल भी डटकर सामना कीजिए, अपने आप को परखिए। अगर आप ये सोचोगे भाई एग्जाम की डेट अभी है नहीं और सवाल ऐसे हैं कि हम पर हल नहीं हो रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए। दोस्तों अगर आप पर कमेंट नहीं बन रहा है तो आप नोट्स बना सकते हो, ठीक है, आप अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी कर सकते हो। तो पहला ऑप्शन है इसमें शिक्षण और अधिगम निराश्रित कार्य है। दूसरा शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित है। तीसरा शिक्षण का लक्ष्य अधिगम है और चौथा शिक्षण अधिगम का कारण है। तो शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ क्या होता है?
तो फ्रेंड्स, शिक्षण के टीएल मॉडल का अर्थ है शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। शिक्षण के टीएल मॉडल में प्राय शिक्षण और अधिगम अभिन्न रूप से संबंधित होते हैं। यह शिक्षण और अधिगम वातावरण शिक्षक और विद्यार्थी के व्यवहार को वर्णित करता है। यह पूर्व एवं उत्तर शिक्षण योजना निर्माण तथा शिक्षण क्रियान्वयन में सहायक होते हैं, जो विद्यार्थियों को सुगम अधिगम प्रदान करने में सहायक भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। पहला है तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। दूसरा ऑप्शन है अवधारणाओं और सामग्रियों के वैश्विक पहलुओं को समझ जाता है। तीसरा प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और पसंद करता है। और चौथा है स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। और पांचवा सहयोग करना पसंद करता है। दोस्तों, सारे ही सवाल अच्छे होंगे, ठीक है, बढ़िया लेवल के होंगे। अधिगमकर्ता की निम्नलिखित विशेषताओं में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता से संबंधित है। दोस्तों, हमारा जो उद्देश्य है अब की बार नेट जरा पार है और हम नित्य नए नए प्रयोग करते रहते हैं और स्टूडेंट के लिए, ठीक है, चाहे वो ऐप की बात हो। ऐप में हमने बहुत सारे क्लास लगा रखी हैं, बहुत सारे नोट्स लगा रखे हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में, और आपको फ्री में टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो आप। ठीक है, बहुत सारे हमने टेस्ट लगा रखे हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा और आपके मतलब के देखो, आपके मतलब के बहुत सारे कार्य हमने बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखे हैं। और देखो, हमने जून में एक टेस्ट कराया था जिसमें 10 बच्चों ने 5 बच्चों ने फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन किया था, 5 ने 50% का डिस्काउंट लेकर ज्वाइन किया था। अब की बार हमने टेस्ट जो करा रहे हैं उसका शुल्क है 20 रुपए और आपको 10 बच्चे निःशुल्क कोर्स ज्वाइन करेंगे, यानी कि 30 बच्चे हमें लेने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें पहला ठीक है, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है बच्चा। और ऑप्शन नंबर सी प्रतिस्पर्धा करने को अधिमानता देता और पसंद करता है। और ऑप्शन नंबर डी स्वयं द्वारा सूचना व्यवस्थित कर सकता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। क्षेत्र स्वायत्त अधिगमकर्ता स्वतंत्र रूप से रहने पर जोर देता है और शिक्षकों तथा दूसरे अध्यापकों पर कम निर्भर रहते हैं। ये आसपास के क्षेत्र से अलग तथा स्वसंचित परिस्थिति में काम करना पसंद करते हैं। ये आपसी स्पर्धा के लिए तथ्यों तथा सिद्धांत आधारित ज्ञान पर निर्भर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नीचे दी गई सूची में से किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां कौन सी मानी जाती हैं? तो पहला ऑप्शन आपके सामने है व्यवस्थित व्यवहार, जिसका अर्थ है क्रमानुसार स्पष्ट और निर्माणाधीन होना। दूसरा साक्षरता, जिसका अर्थ है सामान्य तथा वाचन और लेखन में कुशलता। तीसरा आत्म सामर्थ्य, जिसका तात्पर्य है किसी व्यक्ति की किसी कार्य को निष्पादित करने की आत्म प्रत्यक्षीकृत क्षमता। चौथा ऑप्शन है नम्यता, जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। और पांचवा ऑप्शन है मूल्यांकन और फीडबैक प्रदान करना। सवाल को अच्छे तरीके से समझिएगा। किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां कौन कौन सी मानी जाती हैं? ठीक है, किसी प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधित प्रवृत्तियां कौन सी मानी जाती हैं?
फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8 में ए ठीक है और ऑप्शन नंबर डी ठीक है, यानी कि व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार स्पष्ट नियंत्रणाधीन होना, और ऑप्शन नंबर जो डी है नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। ये जो है प्रभावी शिक्षक की शैली संबंधी प्रवणताएं होती हैं। ऑप्शन नंबर ए। प्रभावी शिक्षक की शैलियां उसका कौशल व ज्ञान है जो एक शिक्षक को सफल बनाती है। अधिगम को प्रभावी तथा विद्यार्थियों के समझ के अनुरूप बनाने के लिए शिक्षक को शैली के सभी पहलुओं की जानकारी होना अनिवार्य है। शिक्षक का व्यक्तित्व भी अधिगमकर्ता को प्रभावित करने में सहायक है। प्रभावी शिक्षक की शैलियां संबंधित प्रवणता निम्न है। व्यवस्थित व्यवहार जिसका अर्थ है क्रमानुसार स्पष्ट और नियंत्रणहीन होना। नम्यता जिसका अर्थ है संवेदनशील और मृदु होना। क्वेश्चन नंबर 9 है सूची फर्स्ट में मापनी के प्रकार और सेकंड में उनकी विशेषताएं। तो सूची फर्स्ट में है नामिक, क्रमिक, अंतराल और अनुपात रेशियो। सेकंड में है सूची में वर्गीकरण और क्रम, वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां, वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य, और ऑप्शन नंबर 4 है केवल वर्गीकरण। अगर दोस्तों आपको ऐसे ऐसे सवाल चाहिए तो हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा जेबी स्टडी पॉइंट को, और आपको बहुत सारी क्लास मिल जाएंगी। अगर आपको इनकी पीडीएफ भी पढ़नी है और क्लास भी करनी है और टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करनी है तो बहुत मामूली शुल्क है। केवल 500 रुपए का 1 महीने का शुल्क है। आपको टेस्ट भी मिलेंगे, पीडीएफ भी मिलेंगी और ऐसी क्लास भी, प्रैक्टिस सेट भी, मॉक टेस्ट भी मिलेंगे। दोस्तों बहुत मामूली शुल्क है हमारा, बच्चों को ध्यान में रखते हुए हमने शुल्क रखा है। आपको 20 सेकंड का समय दिया जा रहा है कमेंट करने के लिए। तो फ्रेंड्स 9वें सवाल में सूची फर्स्ट में नामिक, ठीक है, ये संबंधित है ऑप्शन नंबर डी से, केवल वर्गीकरण काम आता है, ठीक है। और क्रमिक, इसका संबंध ऑप्शन फर्स्ट से, वर्गीकरण और क्रम। अंतराल, इसका संबंध ऑप्शन नंबर बी से, वर्गीकरण, क्रम और समान इकाइयां। और अनुपात का संबंध है वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। मापनी केवल वर्गीकरण, क्रमिक वर्गीकरण और क्रम, अंतराल वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और अनुपात वर्गीकरण, क्रम, समान इकाइयां और निरपेक्ष शून्य। और क्वेश्चन नंबर हमारा 10 है कोई शिक्षक स्किनर के प्रेवलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। यह किस प्रकार के अनुसंधान से संबंधित होगा? पहला ऑप्शन है मौलिक अनुसंधान, मूल्यांकन परक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान या अनुप्रयुक्त अनुसंधान। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारे सवालों का लेवल अच्छा लग रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। और आपको ऐसी क्लास चाहिए तो फ्रेंड्स हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिएगा जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और आप जहां कमेंट कर रहे हैं वहां भी हमने लिंक दे रखा है। तो फ्रेंड बहुत ही देखो हमने केवल बच्चों के भले के लिए ही काम करना शुरू किया है, ठीक है। और हमारा अगर कोर्स भी है तो फ्रेंड्स उसका भी जो प्राइस है वो मामूली शुल्क है, ठीक है। तो कोई शिक्षक स्किनर के प्रेवलन सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है। तो फ्रेंड्स ये है अनुप्रयुक्त या एप्लाइड रिसर्च, जिसका जो संबंध होता है वो समाज में
जो दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, उनको दूर करना होता है। यदि कोई शिक्षक स्किनर के प्रेरण सिद्धांत पर आधारित शिक्षण अधिगम सत्र अवधि में प्रशंसा और प्रोत्साहन का प्रभाव ज्ञात करने का प्रस्ताव करता है तो यह अनुप्रयुक्त अनुसंधान से संबंधित होगा। अनुप्रयुक्त शोध का प्रयोग समाज द्वारा सामना की जा रही विशेष व्यवहारिक समस्याओं के समाधान के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग नीति निर्माण, प्रशासन और घटनाओं के अवबोध में किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की क्लास। आपको कैसी लगी? अगर आपको दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, या आपको क्लास करनी है, या आपको नोट्स लेने हैं, तो फ्रेंड्स हमारा JB स्टडी पॉइंट का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको हमारा कोर्स ज्वाइन करना है तब भी आप हमारा कोर्स ज्वाइन कीजिए। ठीक है, तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है तो कर सकते हैं, JB स्टडी पॉइंट सर्च करना तो आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था हमारे आज का क्लास। आपको कैसा लगा और आप कितने आपके सही हुए कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स क्लास करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम आपका। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।